और आज का दिन बहुत खास है। इसरो एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है, परचम लहराने जा रहा है। अंतरिक्ष में इसरो का यह ऐतिहासिक कदम, इसरो 10 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करेगा। PSLV C-49 के जरिए 10 उपग्रह लॉन्च हुए। 2020 में इसरो का यह पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम है। 10 उपग्रहों में 9 विदेशी उपग्रह हैं और 10 उपग्रहों में एक भारत का उपग्रह है। तो आज का दिन बहुत ही खास इसरो के लिए। ये कामयाबी की एक और उड़ान। अंतरिक्ष से वैसे समंदर तक हिंदुस्तान का पराक्रम देखा जा सकता है, लेकिन इसरो ने तैयारी की है 10 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने की। हालांकि अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, 10 मिनट का डिले इसमें बताया जा रहा है। पहले जो वक्त निर्धारित किया गया था वो 3:02 था, क्योंकि इसमें कई चीजों को देखना होता है। मौसम किस तरह का है उसको देखते हुए ये फैसला लिया जाता है। कुछ तकनीकी, कुछ कई बार दिक्कतें भी आ जाती हैं। और अब ये तय किया गया है कि 10 मिनट के बाद ये लॉन्चिंग होगी। 10 उपग्रहों के साथ PSLV C-49 की ये लॉन्च की तैयारी है। तो 2020 में ये इसरो का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान हैं। डॉक्टर RC कपूर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जुड़े हुए हैं, और DRDO के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रवि गुप्ता, आज का दिन बहुत ही खास इसरो के लिए। ये अंतरिक्ष में भारत की, आप कह सकते हैं कि जो आसमानी आंख है वो फिट हो जाएगी। बेशक बहुत अहम दिन है ये इसरो के लिए और भारत के लिए, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है, ये जिसे कहते हैं कि आकाश में हमारी आंखें, ये उनको बहुत एक उसमें वृद्धि करेगा। हम हमारी जो अर्थ को ऑब्जर्व करने की, पृथ्वी के बारे में जानकारी हासिल करने की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। तो इस कारण से देखा जाए, और जैसे आजकल हालात भी हैं, और आज का युग जो है वो अंतरिक्ष युग है। अंतरिक्ष युग में हमने कदम रख चुके हैं और हम तकनीक के मामले में किसी भी देश से कम नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए देखा जाए तो ये आज का जो लॉन्च है, ये एक बेहद अहम है हमारे अपने लिए भी, और इसलिए भी कि जो 9 अन्य देशों के जो 9 और हम यान छोड़ने जा रहे हैं, सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे। तो ये कमर्शियल एंगल से आप देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत को और अधिक बल देने वाला एक है, उसमें एक अहम भूमिका है जी। और डॉक्टर RC कपूर, पहले जो वक्त बताया जा रहा था वो था 3:02 पर ये लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन उससे अब जो हमें जानकारी मिल रही है 10 मिनट का डिले इसमें बताया जा रहा है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? क्योंकि जब आप ये रॉकेट लॉन्च की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करें तो तकनीकी पहलू भी हैं इससे जुड़े हुए, और साथ ही मौसम भी देखना पड़ता है ये लॉन्चिंग से पहले। तो इस वक्त अभी सेंटर में क्या हो रहा होगा? 2-3 बातें हो सकती हैं। मौसम जाहिर है कि एक फैक्टर होता है। इसके अलावा देखिए, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं वो हज़ारों की संख्या में हैं जो पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। उनके भी पोजीशनिंग को देखना होता है। साथ में जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के समय जो रॉकेट्स के हिस्से हैं वो कहीं किसी ऑर्बिट में फंसे होते हैं, तो वो भी बात ध्यान में रखनी होती है। तो विंडो लॉन्च के लिए वाकई में एक बड़ी तंग सी विंडो हुआ करती है, जैसा कि आपने चंद्रयान 2 के समय भी आपने देखा था, जब दोबारा से लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को पिछले साल। तो जाहिर है कि ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, और आखिरी क्षण तक जो है उनको एक एक बात को चेक करना है हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियंस को, कि कहीं कोई बात, कहीं कमी तो नहीं रह गई। तो वो क्योंकि सही तरह से लॉन्च होना चाहिए और इसमें कहीं भी कोई किसी कमी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर 10 मिनट की देरी हो रही है तो किसी अच्छी ही वजह से हो रही है, और हमें एक किस्म से तसल्ली रखना चाहिए कि पूरा इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है। जी। और डॉक्टर रवि गुप्ता, इस सैटेलाइट की खासियत क्या है? जो बताया जा रहा है कि बादलों के बीच भी आप पृथ्वी की तस्वीरें ले पाएंगे, किसी भी वक्त किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं, और क्या खासियत है इस उपग्रह की? देखिए, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। जब हम अर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो खाली सतह की बात नहीं होती, ये अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी की सतह तक और सतह, इन तमाम चीजों को
ध्यानपूर्वक देखना, इसके बारे में रियल टाइम डाटा इकट्ठा करना। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और इसमें जो सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है, ये इसको बहुत अधिक रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, बहुत अधिक सटीकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि जो इसमें एक्स बैंड रडार है, ये जो स्टार रडार है ये एक्स बैंड का है, ये पृथ्वी की अलग अलग भिन्न भिन्न लेयर से टकरा के वापस आता है। तो इस तरह से ये पूरे कंप्लीट जो वॉल्यूम है आपकी पृथ्वी की सतह से लेकर अंतरिक्ष तक जहां तक ये है, ये कंप्लीट जानकारी इसके बारे में देता है। इससे क्या पता लगता है, जैसे आपके बादल, कहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, बादल होने की क्या संभावनाएं हैं। और पृथ्वी के बारे में तो जानकारी मिलती ही एग्रीकल्चर के संबंध में, भाई आपका कहाँ पे मौसम बिगड़ेगा, कहाँ खराब हो सकता है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारियां हैं ये इसको बहुत सटीकता से दे पाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये पोलर सैटेलाइट होता है, ये पृथ्वी के, अगर हम मान लें दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली के हिसाब से ये एक स्थान पे हमें दिखाई नहीं देगा, ये पृथ्वी के चक्कर काटता रहेगा। तो एक स्थान को ये थोड़ी देर के लिए देखता हुआ निकल जाता है, दोबारा आता है। इसलिए हमारे पास हमने जो पहले इस किस्म का जो एक सैटेलाइट छोड़ा गया था, अब ये उसकी क्षमताओं को और अधिक बढ़ा देगा। और ये एक हमारा जो हमें इसी प्रकार जैसे आपका हजार्ड, आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें इसका बहुत अहम रोल होता है। और ये तमाम जानकारी जब हमें हासिल होती है तो यही सब जानकारियां हमें अपने रक्षा के लिए भी आवश्यक होती है, डिफेंस के लिए भी इनकी आवश्यक होती है। तो ये तमाम जानकारियां हमारे, एक तरह से समझिए कि हमारे देश की हर किस्म की जो क्षमताएं हैं ये उसमें एक ऊंची छलांग देता है, एक बहुत खास वृद्धि करता है। जी डॉक्टर आरसी कपूर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि सेना के लिए ये जो जानकारी जुटाई जाती है इन उपग्रहों के जरिए, ये किस तरह से लाभदायक सिद्ध होती है कि बॉर्डर्स पर कोई भी अगर मूवमेंट हो रही है तो वो इसमें कैप्चर हो जाती है। तो मिलिट्री के लिए, सेना के लिए ये जानकारी तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये जो सैटेलाइट है ये 37 डिग्री के इंक्लिनेशन के ऑर्बिट में भेजा जाना है। और ऐसा अनुमान किया गया है कि ये शायद एक ही जगह के दिन में 2 से 3 फेरे यानी कि रिविजिट्स जो है कर सकता है। जिसका मतलब है कि हमें, आप समझिए कि 8 से 10 घंटे के बाद में फिर से उसी जगह के बारे में, वहाँ की हलचल के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब हम सीमा पर आए तो कुछ कोई नया स्ट्रक्चर है या बंकर्स बन रहे हैं या बने हैं, तो उसके बारे में हमें इसके ज़रिए जो है जानकारी मिल सकती है। क्योंकि इसका जो एंटीना है, मैश एंटीना, वो 3.6 मीटर का है और 35 सेंटीमीटर का उसका रेजोल्यूशन है। इसका मतलब है कि छोटी से छोटी पिक्सल अगर आप एक तस्वीर में इमेजिन करें तो वो उस आकार की है। उससे बड़े साइज़ की कोई भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम पता कर सकते हैं कि वो क्या है। दूसरी बात यह कि थिक क्लाउड कवर में भी जो है रडार की वेव्स ने जाना है। और जैसा कि बताया गया, डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया कि एक्स बैंड में ये काम करता है, जो कि एक्स बैंड है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करती है। तो ये बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी है और इसमें जो भी हमें इमेजिंग मिलेगी वो काफ़ी साफ़ सुथरी और बेहतर किस्म की मिलेगी। और हर बार जो इसरो का लॉन्च होता है, आप ये समझिए कि उसमें नई टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ अंश तो जा ही रहा होता है। अगर कोई सैटेलाइट हमने जो पिछले साल भेजा उसके मुकाबले आज अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हम उस पर भेज रहे हैं, जो पेलोड्स हैं, वो उससे बेहतर किस्म के होंगे। क्योंकि हमको उनकी फंक्शनिंग से, उनकी काबिलियत से हमको पता चलता है कि हम और कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस साल के लॉन्चेस में यद्यपि ये देरी हुई है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। और इसरो, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो खोया हुआ समय है उसको उसकी भरपाई कर पाएंगे। और उनकी तो इस साल काफ़ी सारी लॉन्चेस थी और एक के बाद एक अब उम्मीद करते हैं कि आगे भी लॉन्चेस होंगी। तो ये सैटेलाइट रिज़ैट सीरीज़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैटेलाइट है। नया नाम रखा गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1। और नए नाम के साथ साथ इसमें नई काबिलियत भी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके काम से हमें सिविलियन एप्लीकेशन में और मिलिट्री एप्लीकेशन में पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा। और कोई अभी हमारी आँख जो अंतरिक्ष में है वो हमारी रक्षा सेनाओं के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारे आम जिंदगी में ज़रूरत की बातों के मामले से।
जी डॉक्टर रवि गुप्ता, ये नाम इसका है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो जिसके जरिए हम पृथ्वी की तस्वीरें जो हैं वो खींच रहे हैं, और बादलों के बीच भी आप ये तस्वीरें खींच सकते हैं, किसी भी मौसम में खींच सकते हैं, ये तो इसकी खासियत है ही। मेरा आपसे सवाल है कि इस तरह के तो और सैटेलाइट्स भी जरूर पहले भेजे जाते रहे हैं जिनके जरिए पृथ्वी की तस्वीरें खींची जाती हैं, बहुत से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं जो हमने सुने हैं, तो ये सैटेलाइट उन सैटेलाइट से किस तरह से अलग है, और ऐसे सैटेलाइट्स पहले की बात करें हम तो कितने ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं? देखिए, ये रीसेट सैटेलाइट की सीरीज में एक अगला सैटेलाइट है। तो जैसा कि डॉक्टर कपूर ने बताया कि हमारा जो हर नया सैटेलाइट पहले के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होता है, उसका बेहतर रेजोल्यूशन होता है, और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो मल्टी डायमेंशनल मल्टीफेरियस होती है, यानी वो एक ही सैटेलाइट कई पहले से ज्यादा काम कर सकता होता है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हम क्यों एक के बाद एक कहीं से जा रहे हैं। ये जैसा कि हम जानते हैं, पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट में जो लोअर सैटेलाइट ऑर्बिट है, इसमें सैटेलाइट अनलाइक जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो एक जगह हमने 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लगा दिए तो पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं, हर 24 घंटा कवर कर रहे हैं। इस किस्म के सैटेलाइट में ऐसा नहीं होता, ये पृथ्वी की सतह ऊपर से गुजरता है। तो अब हमें अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, ज्यादा लगातार जानकारी चाहिए, तो हमें अधिक से अधिक सैटेलाइट चाहिए। आप देखिए, इसमें 4 सैटेलाइट अमेरिका के भी। आज ऑलरेडी अमेरिका के बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं, उसके बाद भी अमेरिका को और अधिक भेजने की आवश्यकता है। हमने अभी अमेरिका के साथ डाटा शेयरिंग का भी एक एग्रीमेंट किया है। यानी ये जो कोई ऐसा आज की मैंने समझता कि कोई एक ऐसा देश ऐसा है जो कितना भी पैसा लगा दे, कितने भी सैटेलाइट छोड़ दे, अगर हम कहें कि उसको पूरी अर्थ की जानकारी रियल टाइम में 24 घंटे मिल सके, तो उसके लिए आपस में सहयोग करना आवश्यक होता है। तो इसीलिए हम अब जो छोड़ गए हैं, हम आगे भी और छोड़ते रहेंगे अपनी क्षमताओं को, खुद की क्षमताओं की। देखिए, एग्रीमेंट आज कोई हमसे करने को तैयार है डाटा शेयरिंग का, तो वो इसलिए क्योंकि आज हमारे पास खुद की क्षमताएं हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। जी बिल्कुल, चंद्रयान मिशन के जरिए देखिए हमने कीर्तिमान स्थापित किया था, और आज का दिन एक बार फिर से ये बहुत ही खास और ये कामयाबी की उड़ान से कहा जाना चाहिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये उड़ान जरूर। ब्रह्मोचन यान का लिफ्ट ऑफ बहुत ही सामान्य तरीके से बढ़ता हुआ और ये गर्जना करता हुआ आकाश में। That is PS1. Its total thrust is 4,800 kilonewtons. It uses solid propellant, HTPB based solid propellant, and alongside there are 2 strap-on boosters. हम यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अपने अवलोकित पथ पर The altitude and the अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर का घोषणा है यहाँ कि स्ट्रैप ऑन सेपरेट हो चुका है। Now you can see the flight events on your screen. The PS1 has been flowing normally and its performance is normal. The total burn time is about 108 seconds, and then it will be separated from the ongoing vehicle. Now you can see the flight events on your screen. The PS1 has been flowing normally and its performance is normal. The total burn time is about 108 seconds, and then it will be separated from the ongoing vehicle. Stage separated, second stage engine started. अभी guidance initiated. Plus 2 minutes. आरओडी का अभी घोषणा हुई है, उन्होंने बताया फर्स्ट स्टेज सामान्य निष्पादन है, वो बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। तो एक बार फिर से इसरो ने अंतरिक्ष में ये है कि अंतरिक्ष में जो भारत की आसमानी आंख है वो फिट कर दी जाए, और उसी की जो पहली स्टेज है वो पूरी तरह से सामान्य बताई जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.